Hello, my name is Dr. Dev and welcome to the journey of customer relationship management. We have already covered 2 units. आज हम शुरू करते हैं यूनिट 3, राइट? सो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट यूनिट 3. इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या कवर करना है या क्या क्या इस यूनिट में है. सो इट इज अबाउट डेवलपिंग CRM स्ट्रैटेजीज. हम लोग CRM की स्ट्रैटेजीज की बात करेंगे. सो रोल ऑफ CRM इज बिजनेस स्ट्रैटेजी, अंडरस्टैंडिंग द सर्विस क्वालिटी, technical functional dimensions of service quality and managing customer communication. So ये चारों पॉइंट्स हम लोग कवर करेंगे इस यूनिट के अंदर. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. रोल ऑफ CRM इन बिजनेस स्ट्रैटेजी. सो CRM एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. जो रोल है CRM का वो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में है, स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन में है, और ये टॉप लेवल से आता है क्योंकि आज के डेट में CRM जो है वो कॉर्पोरेट लेडर के बिल्कुल टॉप में आता है और टॉप से ये नीचे आता है. बिकॉज एवरीथिंग वॉट एवर वी टॉक अबाउट इन प्रोडक्ट और इन सर्विसेज, हर चीज को ना हम लोगों ने नोट करना स्टार्ट कर दिया या उसको रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया. हम कस्टमर्स को भी उसी हिसाब से अप्रोच भी करते हैं. सो हमारा जो इंटरेक्शन कस्टमर्स के साथ होता है वो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में बहुत ज़्यादा काम आता है. तो जब हम बात करते हैं बिजनेस स्ट्रैटेजीज की, हम ये कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे हम डिस्कस कर सकते हैं, या आपको अगर क्वेश्चन आता है आप इन पॉइंट्स में क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हो. सो पहला पॉइंट है कस्टमर सेटिस्फैक्शन. सो पहला मकसद भी यही होता है CRM का कि हम कस्टमर की सेटिस्फैक्शन में बात करें. सेकेंड इज सेगमेंटेशन. कस्टमर की हम जो सेगमेंटेशन होता है, मार्केटिंग में आपने पढ़ा होगा, सेगमेंटेशन हम अलग अलग डेमोग्राफी के हिसाब से, लोकेशंस के हिसाब से कस्टमर्स को हम सेगमेंट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. कस्टमर रिटेंशन, हमारी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि कस्टमर को हम रिटेन कैसे कर सकते हैं. अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स, हम कस्टमर्स की नीड्स को कैसे कैप्चर कर सकते हैं, समझ सकते हैं, बेस्ड ऑन दैट हम कैसे प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हैं. लास्ट इज एफिशिएंट कम्युनिकेशन, कैसे हम बहुत इफेक्टिव हो सकते हैं इन कम्युनिकेशन. ओके, सो अब बात करते हैं हम कस्टमर सेटिस्फैक्शन की. देखो, कस्टमर सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या? कस्टमर सेटिस्फैक्शन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि जो भी कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स थी, अगर वो नीड्स एंड वांट्स हम पूरी कर सकते हैं किसी भी तरीके से, जो कंपनी कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट को पूरी करता है, उस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि कस्टमर सेटिस्फाइड है. तो हमारी जो टॉप लेवल स्ट्रैटेजी होती है CRM के इम्प्लीमेंटेशन में, जब भी हम उसको बनाने की सोचते हैं, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो कस्टमर सेटिस्फैक्शन, हम इंटरैक्टिव रिपोर्टिंग की बात करते हैं, जिसमें हम सारी इंफॉर्मेशन लेने की सोचते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन, और कोशिश करते हैं उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को पर्सनलाइज्ड बनाए, क्योंकि कस्टमर तभी सेटिस्फाई होगा जब उसके पर्सनल नीड्स एंड वांट्स की हम पूरी कर सकते हैं, जो भी उनके पर्सनल नीड्स एंड वांट्स है. इसलिए हम कोशिश करते हैं जो भी हम डेटा कैप्चर करें वो पर्सनलाइज्ड डेटा हो. अब जब हम पर्सनल डेटा की भी बात करते हैं तो उसके साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ता है हम कस्टमर के साथ एंगेज कैसे कर रहे हैं, राइट? सो कस्टमर सेटिस्फैक्शन में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कस्टमर को एंगेज कैसे कर रहे हैं, उनको हम डिलाइट कैसे फील करा रहे हैं, क्या हम उनकी सारी बातों को सुन रहे हैं, सुन के क्या हम उनकी सारी बातों को इफेक्टिवली आंसर भी कर पा रहे हैं, सॉल्यूशन भी दे पा रहे हैं. अगर नहीं दे पा रहे तो क्या हम बहुत अदब से अच्छी तरीके से मना कर पा रहे हैं कि उससे भी कस्टमर को ऐसा ना लगे कि मेरा इन्होंने काम नहीं करा. सो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सॉफ्ट सा पार्ट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमें रूटीन एक मेंटेन करना है कस्टमर के साथ जब भी हम इंटरेक्शन कर रहे हैं. और कस्टमर की सेटिस्फैक्शन जो है वो CRM का जो सॉफ्टवेयर हम डेवलप करते हैं उसमें बहुत सारे टच पॉइंट्स है, जिस टच पॉइंट से कस्टमर को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं. सेकेंड पॉइंट है सेगमेंटेशन की. सेगमेंटेशन आप लोगों ने मार्केटिंग में पढ़ा होगा. उसमें हम करते क्या है कि जो कस्टमर है उनको हम अलग अलग सेगमेंट्स, अलग अलग ग्रुप्स में हम क्लासिफाई कर देते हैं, या उनको हम अलग अलग ग्रुप के हिसाब से रखना स्टार्ट कर देते, ट्रीट करना स्टार्ट कर देते. जैसे अगर कोई कस्टमर है जो कि अर्बन का कस्टमर है, उसको उसके हिसाब से ट्रीट करते हैं, उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट्स ऑफर करेंगे. कोई कस्टमर रूरल से है, उसको उस हिसाब से ट्रीट करते हैं, उस हिसाब से प्रोडक्ट ऑफर करते हैं. कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स क्या है, कस्टमर का एज क्या है, कस्टमर की जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल के हिसाब से भी हम कस्टमर्स को ट्रीट करते हैं, कस्टमर्स को हम ऑफर करते हैं प्रोडक्ट्स. अब बहुत सिंपल से एग्जांपल है, अगर कोई स्टूडेंट है, सपोज करो वो 6, 7, 8 से पढ़ रहा है, या जो एक्चुअली में यूज़ कर रहा है अमेजन जैसे प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म को यूज़ करे, तो शायद 15-16 साल का बच्चा होगा. सो जो स्टूडेंट है वो 15-16 साल से लेके अपने ग्रेजुएशन तक स्टूडेंट रहेगा. लेकिन स्टूडेंट ही रहा, वो क्या ज़्यादातर देखने की कोशिश करेगा, मे बी वो बुक्स, बैग्स, ईयरफोन्स, इस टाइप की चीज़ों में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा. तो ये एक सेगमेंटेशन हो गया.
उसके बाद जैसे हम बढ़ते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट अलग होनी शुरू हो जाती है। मे बी यहाँ पे हम लोग वॉच की बात कर सकते हैं, मोबाइल्स की बात कर सकते हैं, बहुत अलग अलग चीज़ों की बात कर सकते हैं। सो ग्रेजुअली क्या होता है, सेगमेंटेशन हेल्प करता है कंपनी को हम कैसे कस्टमर्स को उनके नीड के हिसाब से, उनके प्रोफाइल के हिसाब से हम मार्केट करें। सो प्रोफाइलिंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है सेगमेंटेशन में। थर्ड पॉइंट इज कस्टमर रिटेंशन। देखो हम बहुत बार इस बात को बोल चुके हैं, इनफैक्ट अगर आपके कहीं पे भी कुछ लिखने की भी जरूरत पड़े इसको आप बार बार लिख सकते हो कि एक्वायरिंग द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग कस्टमर इज वेरी हाई। सो इन दैट केस इट मेक्स मोर सेंस टू रिटेन कस्टमर्स। जो भी आपके पास कस्टमर्स हैं उनको रिटेन करके रखिए, उनकी आप ब्रांड लॉयल्टी इंक्रीज करिए, उनको लॉयल बनाइए, सो दैट आप अपने प्रोडक्ट को एक तो दोबारा से बेच सकते हो और भी चीज़ों को आप उनको ऑफर कर सकते हो। नाउ हाउ टू रिटेन ए कस्टमर। कस्टमर को रिटेन करना भी इतना आसान नहीं है। आई मीन यू हैव टू बी ऑलवेज इन टच विद देम। जैसे हमने थोड़ी देर पहले सेगमेंटेशन में बात करी थी कि एक बार प्रोफाइल सेगमेंटेशन हो गई है, प्रोफाइल के हिसाब से हमने सेगमेंट कर लिया, अब हमें कस्टमर को रीच आउट करना पड़ता है। हम ईमेल के थ्रू रीच कर सकते हैं, एसएमएस के थ्रू कर सकते हैं, सोशल मीडिया में कर सकते हैं, टेलीफोन कर सकते हैं, मेलर्स भेज सकते हैं, बहुत तरीके हैं। ठीक है, इन सब तरीके से हम क्या कर रहे हैं, कस्टमर को हम रेगुलर टच करते चले जा रहे हैं। और जितना हम कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करेंगे, कस्टमर से बात करेंगे, टच करेंगे, उनको हम चीज़ें भेजेंगे, नए नए प्रोडक्ट्स ऑफरिंग भेजेंगे, डिस्काउंट है तो उसके लिए हम उनको भेजते हैं। सो इट एक्चुअली मेक्स द कस्टमर फील वेरी गुड। सो दिस इज हाउ वी रिटेन कस्टमर। हमें कस्टमर को रिटेन करने की एक कला है जो हर कंपनी को आज के डेट में सीखना बहुत जरूरी है। क्लियर। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स। अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स जो है वो अगेन मैं शुरू से ही जो स्ट्रैटेजी वाला जो था वहीं से मैं बोलता चला रहा हूं, हमें कस्टमर के हिसाब से हमें भेजना है। और ये तभी हो पाएगा जब हम प्रोफाइलिंग बहुत अच्छी तरह से करें, सेगमेंटेशन बहुत अच्छी तरह से करें। अगर मेरी प्रोफाइलिंग अच्छी है, सेगमेंटेशन अच्छा है, तो मुझे ऑलरेडी पता है कि ये जो मेरा कस्टमर है किस प्रोफाइल का है और उसको क्या क्या प्रोडक्ट्स मुझे देना है, इसकी नीड्स क्या हो सकते हैं, इसके वांट्स क्या हो सकते हैं। राइट। एट द सेम टाइम मुझे कस्टमर से जब मैं इंटरेक्शन कर रहा हूं, जैसे कस्टमर रिटेंशन के टाइम पे मैं इंटरेक्शन करना चाहिए मुझे, उस समय भी मैं कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को लेता रहना चाहिए मुझे। एज ए कंपनी आई मस्ट ऑलवेज बी इन टच विद द कस्टमर एंड शुड ऑलवेज बी आस्किंग कि उनकी क्या नीड्स है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या वांट्स है, व्हाट इज द एक्स्ट्रा दैट दे आर लुकिंग एट विद इन द सर्विस जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, या इसके बाहर भी अगर कुछ ऐसा है तो वो भी एक डेटाबेस हमें क्रिएट करके रखना चाहिए। सो वी शुड बी वेरी 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 एफिशिएंट while dealing with customer to understanding their needs। उनकी पूरी जर्नी को हमें स्टडी करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, एंड बेस्ड ऑन दैट हमें उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनको ट्रैक करके उनको ये ऑफर करना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट जो है वो है एफिशिएंट कम्युनिकेशन। देखो हम जो सारी बातें कर रहे हैं, एक तो सीआरएम सॉफ्टवेयर है वो बिल्कुल ठीक है, हमने सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा बनाया है, बट उस सॉफ्टवेयर का तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक कि मैं इस सॉफ्टवेयर के बेनिफिट्स मैं कस्टमर के साथ कम्युनिकेट ना करूं। सो इफ आई फेल टू कम्युनिकेट विद द कस्टमर देन कोई फायदा नहीं है। और कम्युनिकेट का मतलब भी क्या है, ये नहीं कि मैं अपना एक अलग चीज़ें लाप रहा हूँ, कुछ अलग चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ एंड कस्टमर उसको समझ नहीं रहा, या कस्टमर के दिमाग से ही चीज़ें, मतलब कस्टमर के दिमाग में चीज़ें आई नहीं रही जो मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो भी कोई फायदा नहीं है। सो आई हैव टू बी वेरी इफेक्टिव इन माई कम्युनिकेशन। द लैंग्वेज दैट आई यूज, दी वर्ड्स जो मैं चूज करता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं बहुत हाई फंड वर्ड यूज़ करूंगा तो कस्टमर को समझ में आएगा। एट टाइम्स नहीं समझ पाता कस्टमर। सो मुझे बहुत सिंपल वर्ड्स पे कस्टमर के साथ बात करना है, मुझे बहुत सिंपल लैंग्वेज में कस्टमर के साथ बात करना है, मुझे बहुत ज़्यादा कस्टमर को एक अलग से फील कराना है कि ही इज़ द किंग, और वो हम बहुत डिलाइट फील करते हैं कस्टमर के साथ जब भी हम कस्टमर से बात करते हैं। सो ये जो पॉइंट्स है एफिशिएंट कम्युनिकेशन का, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, हम ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, हम एसएमएस के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, जैसे मैंने कहा हम सोशल मीडिया में कम्युनिकेट कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, मेल्स भेज सकते हैं, उनको हम हार्ड कॉपी भी चीज़ें भेज सकते हैं। तो ये बहुत तरीके कम्युनिकेट करने के, बट देन इट हैज़ टू बी इफेक्टिव। ये जो पांचों पॉइंट्स हमने बात करी है, पांचों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। आप देखो पांचों पॉइंट में हर चीज ना ऑलमोस्ट मिला हुआ है, एक एक करके डिफरेंशिएट करना इतना आसान नहीं है, बट हाँ हमें हर चीज पे फोकस करना ही पड़ेगा, अदरवाइज हमारे लिए जो सेल्स अपॉर्चुनिटी है वो लूज हो जाती है।
सो मुझे ये सेल्स अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करनी पड़ेगी, और वो तभी क्रिएट हो पाएगी जब मैं प्रॉपरली कस्टमर को समझूंगा, उसकी नीड को समझूंगा, उसको भी मैं प्रोफाइलिंग को ठीक रखूंगा, और मैं कम्युनिकेट बहुत अच्छी तरह करूंगा। देन आई विल गेट दिस सेल्स अपॉर्चुनिटी, और मैं फिर ज़्यादा उसको सेल्स कर पाऊंगा, मेरा रेवेन्यू इंक्रीज होगा, एंड एट द एंड कंपनी को प्रॉफिट भी मिलेगा। Okay, so let's start with the second point. Second point is all about understanding service quality, और इससे पहले हम सर्विस क्वालिटी की बात करें, हम थोड़ी सी क्वालिटी की बात कर लेते हैं। देखो, क्वालिटी हर किसी इंडिविजुअल बंदे की अलग अलग परसेप्शन होती है। किसी को कोई पर्टिकुलर चीज़ पसंद होती है, किसी को कुछ और पसंद होती है। हो सकता है कोई एक चीज़ दो जनों को पसंद है, बट शायद उनके दो अलग अलग फीचर्स के कारण पसंद है। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग हैं जिनको मारुति कार बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है ना। अगर आप वैसे देखेंगे तो मारुति का मार्केट शेयर करीब 40 से 50 के बीच में, या हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो, बट 40 से तो ऊपर है, और 50 के आसपास होना चाहिए। और जो दूसरे हैंड पे अगर आप कार देते हैं, जैसे वॉक्सवैगन की कारें हैं या कोई और कार है, उनका मार्केट शेयर बहुत कम है, बट फिर भी दोनों के अलग अलग क्लाइंटल्स हैं, दोनों के अलग अलग परसेप्शंस हैं लोगों की। किसी को लगता है मारुति बहुत अच्छी है, तो किसी को लगता है वॉक्सवैगन बहुत अच्छी है। अब ऐसा क्यों है? अगर मारुति सच में बहुत अच्छी होती, जो कि है ऑब्वियसली, तो सारे के सारे 100% लोग क्यों नहीं लेते? इसलिए नहीं लेते क्योंकि हर किसी की जो क्वालिटी परसेप्शन है वो अलग है। सो इस चीज को हमें समझ के चलना पड़ेगा। क्वालिटी जो है, एक तो वो इंडिविजुअल परसेप्शन है, वो कोई ग्रुप का परसेप्शन नहीं है। मैं एज ए ह्यूमन बीइंग, मैं अगर एज एन इंडिविजुअल में बात करूं तो मुझे क्या पसंद है, नॉट नेसेसरीली वो आपको भी पसंद होगी। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है। उसके बाद हम आते हैं सर्विस क्वालिटी पे। सर्विस क्वालिटी के बारे में अगर बात करते हैं, दो बहुत बड़े रिसर्चर हुए हैं, जेतमल एंड बिंटर। जो बिटनर है, इन्होंने एक छोटी सी डेफिनेशन दी थी, उसको मैंने यहाँ पे यूज करा है। दे टॉक अबाउट कि सर्विस क्वालिटी इज अ फोकस्ड एवोल्यूशन दैट रिफ्लेक्ट्स द कस्टमर्स परसेप्शन of specific dimensions of services, namely reliability, responsiveness, assurance, empathy and tangibles। जो अलग अलग tangibles है। देखो, प्रोडक्ट मैंने ले लिया, अब प्रोडक्ट से मैं खुश हूं या नहीं हूं, ये तो प्रोडक्ट की सर्विसेज ही मुझे बताएगी। मैंने लैपटॉप खरीदा, अब लैपटॉप मैं चाहता हूं कि वो बहुत फास्ट हो, मैं चाहता हूं कि लैपटॉप बहुत हैंडी हो, मैं चाहता हूं लैपटॉप के जो कीबोर्ड्स है वो बड़े कंफर्टेबल हो, मैं चाहता हूं लैपटॉप बहुत ज़्यादा दिन तक उसकी बैटरी लाइफ चले। ये सारी मैं लैपटॉप टेंजिबल है, बट ये सारी मैं लैपटॉप की सर्विसेज की बात कर रहा हूँ कि मुझे लैपटॉप से ये सारी सर्विसेज चाहिए। इसलिए देखो इन्होंने क्या लिखा नीचे, सर्विसेज मेनली रिलायबिलिटी, लैपटॉप से मैं जो भी ब्रांड में ले रहा हूँ वो रिलायबल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिवनेस, एश्योरेंस, एम्पैथी एंड टेंजिबल। सो ये सारी सर्विसेज की हम बात कर रहे हैं, राइट। अब आप देखो, जो सर्विस क्वालिटी की हम बात करते हैं वो ज़्यादातर बात होती है सर्विस डिलीवरी सिस्टम की, मतलब कि सर्विस कैसा डिलीवर कर रहा है हमें। तो वो जो पूरा सिस्टम है वो हम स्टडी करते हैं इन सर्विस क्वालिटी के अंदर, ठीक है। ऑल्सो सर्विस क्वालिटी जो होता है वो काफ़ी हद तक कस्टमर सेटिस्फैक्शन से वो लिंक हो जाता है। जब भी हम कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को जानने की कोशिश करते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि आपको हमारे सर्विसेज में क्या क्या खराबी लगी। सो द फीडबैक दैट वी गेट फ्रॉम द कस्टमर दैट गोज टू द मैनेजर, एंड देन मैनेजर टेक्स अ कॉल हाउ टू रिवैम्प देयर प्रोडक्ट और हाउ टू एनहांस देयर प्रोडक्ट सो दैट कस्टमर्स गेट अ बेटर सर्विस क्वालिटी फील। उसको ऐसा लगना चाहिए हाँ सर्विसेज अच्छी मिल रही है, क्वालिटी प्रोडक्ट है, और क्वालिटी प्रोडक्ट की सर्विसेज भी बहुत क्वालिटी है, एंड दैट्स व्हाई ही इज सेटिस्फाइड। तो इसलिए सर्विस क्वालिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टेक्निकल एंड फंक्शनल डायमेंशन ऑफ सर्विस क्वालिटी। एक छोटा सा दो एग्जाम्पल लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग खाना खाने जाते हैं रेस्टोरेंट में। देखो, रेस्टोरेंट को जब हम गेज करते हैं, रेस्टोरेंट की जो परसेप्शन हम बनाते हैं वो दो चीज़ों से बनाते हैं। सबसे पहले कि रेस्टोरेंट का जो अम्बियंस होता है, जो रेस्टोरेंट में एंटर करने के बाद जो हमें चीज़ें दिखती हैं कि टेबल्स कैसे हैं, साफ़ सुथरा है, वेटर्स कैसे हैं, वो कैसे कपड़े पहने हुए हैं, उनकी कितनी क्लीन है, क्या मुझे किचन एरिया दिख रहा है, अगर किचन एरिया दिख रहा है तो वो कितना क्लीन है। यू नो, ऑल दीज थिंग्स डज मैटर। हमें अच्छा लगता है अगर हम अच्छी जगह खाना खाने जा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम अगर मैं खाने के अंदर कुछ कमी निकाल देता हूं तो शायद मैं दोबारा वहां नहीं आऊंगा, आप कितना भी सुंदर बना ले रेस्टोरेंट को। सो दोनों ही चीजें बहुत जरूरी रखती है, टेक्निकल भी फंक्शनल भी, ठीक है ना। यहां पे अगर मैं खाना अच्छा नहीं मिलेगा, मुझे अगर खाना खाने के बाद अगर मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, आई विल नॉट गो बैक टू दैट रेस्टोरेंट जस्ट बिकॉज ऑफ द एम्बियंस, नो। सो अगर दोनों चीज आती है तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ ये बेटर है और मेरी सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ती है। सिमिलरली मैंने एक और एग्जांपल दिया है यहाँ पे ड्राई क्लीनर्स का।
ड्राई क्लीनिंग में हम क्या देखते हैं मेन कि वो कितनी रिस्पॉन्सिव कितने हैं, वो कितनी जल्दी मेरे कपड़े ले जाते हैं और मुझे डिलीवर करते हैं, और जब वो डिलीवर करते हैं तो वो किस तरीके से डिलीवर करते हैं, क्या वो हैंगर में दे रहे हैं, क्या वो कवर करके दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। बट एट द सेम टाइम अगर मेरा कपड़ा साफ नहीं हुआ, क्योंकि ड्राई क्लीनिंग का मेन मकसद क्या है, कपड़ा साफ होना, अगर मेरा कपड़ा साफ नहीं हुआ तो जो भी कुछ वो करें वो मेरे लिए बेकार है। तो मैं ये चाहूँगा सबसे पहले कि अगर मैं ड्राई क्लीनिंग के लिए कपड़ा दे रहा हूँ, भाई मेरा कपड़ा जो है ना वो पूरी तरीके से साफ होके आए, बिकॉज दैट इज व्हाट द मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ माइंड टू गिव दीज क्लोथ्स फॉर ड्राई क्लीनिंग। द सेम थिंग हैपेंस विद द फूड ऑल्सो। इफ आई एम गोइंग एंटरिंग इनटू अ रेस्टोरेंट, माय प्राइम ऑब्जेक्टिव जो सबसे पहली चीज है दैट इज टू हैव गुड फूड। मुझे खाना अच्छा चाहिए, डिलीशियस होना चाहिए। वॉट एवर आई एम पेइंग, आई शुड बी पेइंग बिकॉज ऑफ द फूड। ऑम्बियंस के लिए भी लोग पे करते हैं, येस आसपास की चीजें भी हमें देखते हैं, बट अगर खाना अच्छा नहीं होगा तो वो कुछ नहीं होने वाला। तो दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन दी टेक्निकल एंड फंक्शनल डायमेंशन। और दोनों ही चीजें जो है वो एक्चुअली में डोमिनेंट है, डोमिनेंट एलिमेंट्स है, बट दोनों ही चीजें कस्टमर सेटिस्फैक्शन से ही रिलेटेड है। सो जितना ज्यादा हम सर्विस क्वालिटी को बेटर करेंगे, कस्टमर उतना ही ज्यादा सेटिस्फाइड भी होगा। जो हमने बोला है उसको काफी रिसर्चर्स ने भी मतलब बोला हुआ है, लिखा भी हुआ है काफी पेपर्स में। उसके कुछ पॉइंट्स आते हैं जो रिसर्चर्स के हैं, वो बात करते हैं रिलायबिलिटी की, रिस्पॉन्सिवनेस की, एश्योरेंस की, एम्पैथी की और टैंजिबल चीज़ों की। देखो सबसे पहले तो हम जो बात कर रहे हैं, जो सबसे पहले जो रिलायबिलिटी की बात है कि मैं ब्रांड पे कितना रिलाई करता हूँ। मैं आंख बंद करके अगर मैं एक प्रोडक्ट को ले रहा हूँ, बिल्कुल अंधा जिसे कहते हैं ना, मेरा भरोसा है उस प्रोडक्ट पे, तो वो रिलायबिलिटी बरकरार रहनी चाहिए। मतलब ईयर बाय ईयर, ठीक है, जितने भी साल हो जाए, पुराना हो जाए प्रोडक्ट या कंपनी पुरानी हो जाए, रिलायबिलिटी होना ज़रूरी है। तो जो कस्टमर जो कंसिडर करता है, जो 5 डायमेंशन सर्विस क्वालिटी के जो कस्टमर कंसिडर करता है, उसमें एक रिलायबिलिटी ज़रूर होती है। और ये रिलायबिलिटी जो है ना, ये काफ़ी हद तक ना ब्रांड रिलायबिलिटी होती है। प्रोडक्ट बहुत अच्छा, ब्रांड बहुत बेकार है, कई बार ऐसा होता है हम ना स्विच कर जाते हैं। बट अगर ब्रांड भी स्ट्रांग है, प्रोडक्ट भी स्ट्रांग है, तो कस्टमर स्विच नहीं करता, वो लॉयल बना रहता है, राइट। सेकेंड आता है रिस्पॉन्सिवनेस। यस, अगेन इंपॉर्टेंट थिंग, थोड़ा टेक्निकल चीज़ है, रिस्पॉन्सिव कितना है, मतलब जो CRM टीम है वो कितनी रिस्पॉन्सिव है कस्टमर से बात करने के लिए, कस्टमर्स की क्वेरी को एड्रेस करने के लिए, कैसे वो एड्रेस कर रहे हैं, कितनी जल्दी वो एड्रेस कर रहे हैं, कितने इफेक्टिवली वो एड्रेस कर रहे हैं, कितने एफिशिएंटली वो एड्रेस कर रहे हैं, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज द रिस्पॉन्सिवनेस। थर्ड पॉइंट अगर हम देखते हैं तो वो है एश्योरेंस। क्या मुझे प्रोडक्ट या कंपनी एश्योर कर रही है कि जो मैं प्रोडक्ट ले रहा हूं या जो प्रोडक्ट मैं यूज कर रहा हूं उसकी सर्विसेज बरकरार रहेगी, अच्छी रहेगी और वो लाइफ लॉन्ग चलती रहेगी। सो एश्योरेंस इज ऑल अबाउट अगेन सर्विस क्वालिटी। जो कंपनी एश्योर करती है दैट कस्टमर्स विल गेट दिस एश्योरेंस कि प्रोडक्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगी, सर्विस में प्रॉब्लम नहीं आएगी, सर्विस क्वालिटी बरकरार रहेगी, इट्स गोइंग टू बी गुड ऑलवेज। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो वो है एम्पैथी। एम्पैथी देखो इंग्लिश में भी अगर हम समझे तो इट्स ऑल अबाउट हम कितना कस्टमर को समझ सकते हैं, हम कस्टमर के शूज में जाके हाउ मच वी कैन अंडरस्टैंड द पेन ऑफ कस्टमर्स और द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर्स। सो यहाँ पे प्रोफाइलिंग भी बहुत काम आता है कस्टमर्स की। जो हम प्रोफाइल के बेसिस पे हम कस्टमर्स को अगर हम प्रोडक्ट ऑफर करने लगे या कस्टमर्स की नीड को समझें कि कस्टमर की दुखती रग क्या है, उसको अगर हम समझ लेते हैं और अगर हम उनको प्रोडक्ट ऑफर करते हैं जो कस्टमर को चाहिए, डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा ये। और सर्विस क्वालिटी के हिसाब से एम्पैथी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एम्पैथी इज ऑल अबाउट हाउ एक्चुअली द पीपल और द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी दे बिहेव विद द कस्टमर। दिस इज द ओनली थिंग। उनका बिहेवियर कैसा है, वो कैसे बात करते हैं, कितना समझते हैं, कितना वो इफेक्टिवली उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट द एम्प्लॉय जो कस्टमर से बात कर रहा है, कितनी अच्छी तरीके से वो बात करता है। लास्ट इज टेंजिबल, राइट। अब ये टेंजिबल क्या, आप बोलोगे सर सर्विस क्वालिटी में तो सारी चीज़ें इंटेंजिबल होती है, उसमें टेंजिबल कहाँ से आएगी? बिल्कुल आएगी। सपोज करो आप इंस्टीट्यूट में जाते हो, ठीक है ना, आप किसी ट्रेनिंग सेंटर में जाते हो, इंस्टीट्यूट में जाते हो, अब आपको वहाँ पे सर्टिफिकेट्स दिखती हैं, आपको अच्छा लगता है। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, आपको डॉक्टर के सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, उनकी अचीवमेंट्स दिखती है, आपको अच्छा लगता है। सो दीज आर दी टेंजिबल थिंग्स। सो कई बार सर्विस क्वालिटी में ये टेंजिबल चीज़ें जो छोटी छोटी होती हैं कि आप कितने सर्टिफाइड हो, पर्सनल की अगर बात करें, अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी ने किस किस के साथ एसोसिएशन है, किस किस के सर्टिफिकेशन है, ये सारी चीज़ें ना एक हेल्प करता है कस्टमर को अच्छा परसेप्शन क्रिएट करने में, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें हैं जो सर्विस क्वालिटी की बात हम करते हैं।
ओके, जब आपको नोट्स मिलेंगे आपको ये सारे मैंने लिख के दिए हुए हैं, पांचों के पांचों अगर आप देखोगे मैंने दिया हुआ है, आप इनको आराम से पढ़ सकते हो। जब आपको आंसर लिखना है तो ऑब्वियसली आपको कुछ नोट्स भी चाहिए, तो ये सारे नोट फॉर्म्स में हैं। सो आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ मेरा सुनना ही आपको ज़रूरी है। सो आप वो भी कर सकते हैं, प्लस ये नोट्स हैं जिनको आप लिख सकते हैं, यू कैन गेट डेफिनेटली गुड स्कोर्स। ठीक है, अब हम लास्ट पॉइंट पे आते हैं जिसकी हम बात करते हैं, मैनेजिंग कस्टमर कम्युनिकेशंस। देखो कम्युनिकेशन जो है ना वो लार्जली दो तरीके से होता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे मैंने 2 फॉर्म्स के कम्युनिकेशन होता है। एक तो होता है लाइव इंट्रैक्शन। लाइव इंट्रैक्शन मैं फ़ोन कॉल कर सकता हूँ, ठीक है ना, मैं चैटिंग पे भी बात कर सकता हूँ। आजकल लाइव इंट्रैक्शन तो इवन हमारे वेबसाइट के थ्रू भी होता है जब हम चैट्स करते हैं। कई बार ये जो लाइव इंट्रैक्शंस होते हैं वो ह्यूमंस के साथ होते हैं, कई बार ये रोबोट्स के साथ होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट क्रिएटेड रोबोट्स होते हैं जिसको हम एजेंट्स कहते हैं, तो वो भी लाइव इंट्रैक्शन के थ्रू आपसे बात करते हैं, सॉरी कस्टमर से बात करते हैं। सो कम्युनिकेशन दो तरीके हैं, 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। वन इज़ लाइव इंट्रैक्शन जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताया है, और जो दूसरा वाला होता है डिजिटल इंट्रैक्शन होता है। सो जो एजेंट्स बोर्ड्स वगैरह होता है वो होता तो डिजिटल है बट वो लाइव होता है। हम बिल्कुल फेस टू फेस हम बातें करते हैं, और वो डिजिटल भी होता है क्योंकि वो डिजिटल के थ्रू ही आ रहा है। बट कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो सिर्फ डिजिटल होता है, जैसे मैंने ईमेल भेज दिया, मैंने कोई मेलर भेज रहा हूँ, या मैं व्हाट्सएप भेज रहा हूँ, मैंने सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट करा है, तो ये सारी चीज़ें डिजिटल फॉर्म है। तो एक तो लाइव फॉर्म हो सकता है जो कि अगेन डिजिटल में भी आ सकता है, बट अगर मैं पर्सनल फ़ोन कॉल कर रहा हूँ तो वो लाइव हो गया, और अगर मैं क्या नाम है ईमेल के थ्रू भेज रहा हूँ तो वो मेरा डिजिटल फॉर्म हो गया। ठीक है, ओके। सो इसके साथ हमने ये 3rd यूनिट कवर कर लिया है। इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसमें हमने कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो 5 सर्विस क्वालिटी के जो एलिमेंट्स डायमेंशंस थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आराम से देखो समझना इसको पहले, क्योंकि जब भी हम CRM में बात करते हैं तो CRM में हम सर्विस क्वालिटी की ही बात करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट तो हम कोई है नहीं। CRM इज़ ऑल अबाउट द बैक एंड फंक्शन, जिसके अंदर हम कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, कस्टमर को हम समझ रहे हैं, कस्टमर का डेटा हम इकट्ठा कर रहे हैं, और कस्टमर को हम प्रोडक्ट भी ऑफर कर रहे हैं। सो सर्विस क्वालिटी पे आप फोकस करना इस यूनिट के अंदर, और ये यूनिट बहुत ही अच्छा यूनिट है। इसके अंदर मार्क्स अच्छे लिए जा सकते हैं क्योंकि इस यूनिट के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े लंबे हो सकते हैं, क्योंकि इसमें लिखने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, सो आई होप अब ये तीनों यूनिट आपके हो गए हैं। लेफ्ट विद ओनली 2 यूनिट्स, हम उसको भी आगे करते हैं।